सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फार्मा डिजिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का चौथा टॉपिक है। इससे पहले हम 3 टॉपिक हमारे अपलोड कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसको हम अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है अर्जेंटम, उससे ड्राइव्ड है। इसका मतलब होता है सिल्वर या शाइनिंग। इसको हम हमारी पीरियोडिक टेबल में एजी के तौर पर डिनोट करते हैं। और ये मेनली होता है हमारा हेलाइट्स की प्रेजेंट को देखने के लिए, उसकी प्रेजेंट को एस्टिमेशन करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। जो हमारे एनायंस होते हैं सिलेक्टिव, जैसे कि थायोसाइनेट्स हैं या हेलाइट्स हैं, उनकी किसी सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर प्रेजेंस को हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हमने हमारा जो एक सैंपल लिया है एग्जांपल के तौर पर, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें एक वाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। इसी तरह से हमारे ये 4 और हमने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं, उनमें ये अलग अलग तरह के जो हमारे टाइट्रेंट्स हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, और हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो डिफरेंट कलर का हमें देखने को मिलता है। हमारा जो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्टोकियोमेट्री एंड कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो फ्रेंड्स, स्टोकियोमेट्री आप जानते हैं, आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है रूल ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड है, उतना हमारा प्रोडक्ट साइड में हमें मिलना चाहिए। दूसरा है कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है, वो डिपेंड करता है डिसोल्यूशन के ऊपर। तो हमारा जो सब्सटेंस होता है, वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। जब टाइट्रेंट और एनालाइट का रिएक्शन हो, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए प्रेसिपिटेट तैयार करें। सेकेंड है इसमें कोलोइडल प्रेसिपिटेशन। तो हमारे इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे कोलाइड्स भी देखने को मिलते हैं, जो हमारी रिएक्शन को या कहें तो हमारे टाइट्रेशन को खराब कर देते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो सही हमें प्राप्त नहीं होता है, और किसी भी तरह से हम उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद जो है, इसमें कुछ स्लो रिएक्शन देखने को भी मिलती है हमें काफी। जैसे हमारे एक रिएक्शन दी है, उसके अंदर बहुत स्लो होती है रेट, जिसकी वजह से ये जो हमारा टाइट्रेशन है, ये थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज देखने को हमें मिलता है। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इस टाइट्रेशन को करने के लिए। सबसे पहले है हमारी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, वो इसके अंदर कम होनी चाहिए, यानी कि ना के बराबर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा जो रिएक्शन है, वो हमारे को सही रिजल्ट हमें दे नहीं सकता। अगर हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर अगर डिजॉल्व हो जाएंगे, तो फिर हमारा प्रेसिपिटेट तैयार नहीं होगा। उसके बाद स्टोकियोमेट्री तो हमें आपको बताई है, रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके बाद है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है, वो हमें ऐसा लेना चाहिए जिसका जो कलर चेंज है वो नोटिसेबल हो, यानी कि जो कलर है वो हमें क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें देखने में कुछ धुंधला हो, या उसका जो कलर है वो हमारे किसी सब्सटेंस ये एनालाइट से या टाइट्रेंट से मैच करता हो। हम वैसे ज्यादातर पोटेशियम क्रोमेट को एज ए कलर लेते हैं। इसके बाद है हमारा सिलेक्टिविटी। तो हमारा जो एनालाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा टाइट्रेंट लेना होता है। नेक्स्ट है इसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कलर चेंज होता है, वही हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है। जैसे ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी टाइट्रेशन कंप्लीट होती है, तो हमारा एंड पॉइंट हमें पता लग जाता है। या एंड पॉइंट जब हमें पता लगता है, यानी कि हमारा जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा कलर चेंज होता है एनालाइट का, और वो हमें हमारा एंड पॉइंट बता देता है। इसके बाद है हमारा सैंपल प्रिपरेशन। तो जो सैंपल है, वो हमारा होमोजेनिक होना चाहिए। यानी कि जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे हम बताएं,
तो हमारे पानी में जैसे हम चीनी और नमक को घोलते हैं तो वो उसमें आसानी से घुल जाते हैं। अगर उसी के अंदर हम रेत को घोलें तो वो आसानी से नहीं घुलेंगे या घुलेंगे ही नहीं। इसी तरह से हमारे जो सॉल्वेंट हैं वो हमारे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर आराम से मिल जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है टाइट्रेशन कंडीशन। तो इसमें टेम्परेचर, पीएच और रिएक्शन टाइम, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और इसके वजह से जो है हमारा प्रेसिपिटेट पूरी तरह से हमें देखने को नहीं मिलता है और हमारा जो टाइट्रेशन है वो गलत हमें रिजल्ट देता है। इसके बाद पीएच है, तो हमारा कुछ जो टाइट्रेशन है वो न्यूट्रल मीडियम में होता है और कुछ जो टाइट्रेशन होते हैं वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में होते हैं। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द हमारी टाइट्रेशन। इसके बाद है हमारा कैलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, जो कैलिब्रेशन है उसको हम कहते हैं समतुल्यकरण, यानी कि जो हमारे पास कोई रेफरेंस अपार्टस होते हैं उनसे हम हमारा जो टेस्ट अपार्टस होते हैं उनको कैलिब्रेट कर लेते हैं ताकि रिजल्ट हमें सही देखने को मिले। उसके बाद हमारा आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं वो हेजार्डियस होते हैं, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल भी होते हैं और कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। तो इससे हमारे जो केमिस्ट होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और साथ ही हमारे नेचर को यानी हमारे एनवायरनमेंट को कुछ हैजार्डियस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन में हम सबसे पहले हमारे जो रीडिंग्स होती हैं, हमारी जो टाइट्रेशन स्टार्ट करते समय इनिशियल रीडिंग्स होती हैं उनको हमें नोट करना होता है और हमें हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं, हमारे टाइटेंट्स होते हैं, उनको नोट करना होता है ये कितने कंसंट्रेशन के हैं और एंड पॉइंट को भी हमें नोट करना होता है ताकि हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसको डिटरमाइन कर सकें। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी को, हमारे टाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पीएच है। तो जो पीएच होता है वो हमारे एनालाइट या टाइट्रेंट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता है या ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है जो कि हमारे पार्टिकल्स को डिसॉल्व ना करे पूरी तरह से या उसका जो प्रेसिपिटेशन है उसमें इंटरफेयर ना करे। उसके बाद टेम्परेचर है। तो हमें जितना टेम्परेचर हमारे मोनोग्राफ के हिसाब से बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको रखना होता है। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ने से हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और वो हमारे टाइट्रेशन को अफेक्ट करती है, यानी उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बनना होता है वो अफेक्टेड होता है, प्रेसिपिटेट पूरी तरह से बन नहीं पाता। उसके बाद है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। तो जो हमारे टाइट्रेंट और एनालाइट होते हैं उसके अंदर अगर कॉमन आयंस होंगे तो वो एक दूसरे की रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, एजीसीएल को NaCl से अगर हम रिएक्ट करवाएं तो ClCl जो आयंस होंगे वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे और हमारा जो टाइट्रेशन है वो पूरी तरह से हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, जो कुछ हमारे इंडिकेटर्स भी होते हैं और कुछ हमारे एनालाइट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टाइट्रेशन प्रोसेस है वो अल्टर हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। यानी कि हमारे जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और वो हमारा फिर जो टाइट्रेशन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद एसिड है। एसिड जो होता है वो हमारे एनालाइट्स को या टाइट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारे एनालाइट के टाइट्रेंट के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आयंस को ये डिसॉल्व करवा देते हैं, यानी डिसएसोसिएशन करवा देते हैं उनका, ताकि जो एनालाइट है उसके अंदर उनका रिएक्शन हो सके और प्रेसिपिटेट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमारा सॉल्वेंट आता है। तो हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है वो हमारा एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि ये आसानी से हमें मिल जाता है और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत कम दरों पे हमें ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इसमें हमें इंटरफेरेंस, जो हमारे इंटरफेयरिंग कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनसे इसको फ्री रखना होता है।
अगर ये एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे तो इससे हमारा जो टाइट्रेशन है वो अफेक्टेड रहेगा, और जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं वो अच्छे से इसमें नहीं बन पाएंगे, और एक साइड टाइट्रेशन या साइड रिएक्शन हमें देखने को इसमें मिलती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे हमारे जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसके बारे में। आइए इसमें कुछ हमने जो हमारे साइंटिस्ट थे उसके रूल इसमें एप्लीकेबल हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मोर्स मेथड। वैसे फ्रेंड्स इसमें जितने भी मेथड हमने देखे हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो मेथड बताए हैं वो लगभग सेम है। इनमें केवल जो हमारे इंडिकेटर हैं उनमें चेंज आता है, और ये सारे लगभग हमारे जो एनायंस होते हैं, मेनली हेलाइड्स या थायोसाइनाइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, उनके लिए ये किया जाता है। और सबसे पहले जैसे हमने बताया मोर्स मेथड होता है इसमें, तो इसके अंदर हम AgNO3 का NaCl से करवाते हैं। इसमें NaCl की जगह Br भी हो सकता है, यानी कि ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन मोर्स मेथड केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही बनाया गया है। अगर इसको हम आयोडीन आयंस के साथ करते हैं तो जो हमारा Ag+ आयन होता है वो आयोडीन आयंस के साथ रिएक्ट करते हुए कलर चेंज कर देता है, जिससे कि हमारा फिर हमें एंड पॉइंट हमें देखने को बहुत पहले ही ऐसा लगता है जैसे हमारा एंड पॉइंट आ गया है, जबकि वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ये केवल हमें क्लोरीन और ब्रोमीन आयन के साथ ही करने को बताया जाता है। तो इसमें हम जैसे देखा था हमने पहले भी, AgNO3 को हम NaCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें AgCl सॉलिड यानी पीपीटी के तौर पर प्राप्त हो जाता है, व्हाइट पीपीटी के तौर पर, और NaNO3 जो है हमारा वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व देखने को मिलता है। हमारा जब ये क्लोरीन आयन कंज्यूम हो जाता है एनालाइट में से, तो जो हमने इंडिकेटर लिया था हमारा पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, वो Ag+ आयंस के साथ रिएक्ट करता है और रेड कलर का एक पीपीटी तैयार कर देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर। 2 AgNO3 को जब हम K2CrO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है Ag2CrO4 और 2KNO3। तो Ag2CrO4 जो है ये हमारा रेड कलर का पीपीटी होता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से हमारा वोलार्ट्स मेथड है। वोलार्ट्स मेथड के अंदर हमें टाइट्रेशन 2 बार करानी पड़ती है। जो पहली टाइट्रेशन है वो सेम रहती है जैसे कि हमारी मोर्स मेथड के केस में है, लेकिन इसमें हम करते क्या है कि जितने आयंस हम रिएक्ट करने के लिए हमारे NaCl के लिए छोड़ते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी में हम आयंस को छोड़ देते हैं, और हमारा जो एनालाइट होता है AgNO3 वो बाद में फिर रिएक्ट करता है पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ। दोस्तों इसमें यहाँ एक बात बताने की है कि जो हमारा टाइट्रेंट होता है AgNO3 बाद में वो एनालाइट के तौर पे भी काम में आता है, यानी कि इसमें 2 रिएक्शंस होती हैं। तो पहली रिएक्शन में हमने देखा जैसे कि मोर्स मेथड में थी, उसके अंदर हमारा जो AgNO3 है वो NaCl के साथ रिएक्ट करता है और AgCl+ NaNO3 देता है, और बाद में फिर हम इसको जब पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ यानी कि SCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें इंडिकेटर डालते हैं हम Fe3+ यानी कि फेरिक आयंस को। और जब हमारे AgNO3 के आयंस यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के आयन कंज्यूम हो जाते हैं KSCN यानी कि पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करते हुए, तो हमारा जो पोटेशियम थायोसाइनेट है वो हमारे इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करते हुए रेडिश ब्राउन कलर का एक पीपीटी तैयार करता है, और इसी से हमारा जो ये टाइट्रेशन है ये कंप्लीट होता है, यानी कि ये हमारा एंड पॉइंट हमें मालूम हो जाता है। तो इसमें हमें 2 टाइट्रेशन बैक टू बैक करनी होती है, तभी हमें हमारा ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मॉडिफाइड वोलार्ट्स मेथड। फ्रेंड्स इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपने देखा होगा जो हमने वोलार्ट्स मेथड के अंदर टाइट्रेशन की थी उसके अंदर हमारी 2 टाइट्रेशन हुई थी बैक टू बैक। जो सेकंड टाइट्रेशन थी उसके अंदर हमारे एनालाइट के तौर पर AgCl प्रेसिपिटेट के तौर पर उसमें अवेलेबल था, और AgNO3 जो हमने कुछ एक्स्ट्रा डाला था उसमें हमारे टाइट्रेंट के तौर पर उसके अंदर हमने डाल दिया था और बाद में वो एनालाइट हो गया था। तो हमारा जो AgCl है उसकी डिजोल्यूशन को रोकने के लिए, क्योंकि वो सेकंड
टाइट्रेशन के टाइम पर भी उसी में प्रेजेंट रहता है, तो उसकी डिसोल्यूशन को रोकने के लिए हम उसमें वेटिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन, जिससे कि हमारा जो प्रेसिपिटेट हमारे को देखने को मिलता है वो अफेक्ट ना हो। नहीं तो क्या होगा, अगर AgCl इसमें दोबारा से डिजोल्व हो जाएगा तो हमारे जो Ag प्लस आयन्स होंगे वो हमारे पोटेशियम थायोसाइनाइड्स के साथ दोबारा से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और हमारा जो है एरर उसमें क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फजान्स रूल। तो फ्रेंड्स, फजान्स रूल में हमारा जो इंडिकेटर होता है उसको हम चेंज करके डाइक्लोरोफ्लोरोसिन हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो होता है ये बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन रूल के ऊपर। इसमें होता यह है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारे एजीएन आयंस के साथ जो है रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके वो उसका कलर चेंज करके पिंक कलर उसमें बना देता है। जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वही हमारा कलर चेंज कर देता है, और इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारा टाइट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें आप लिखें, हम उसका जवाब देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।